नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बीए सेकेंड ईयर पेपर फर्स्ट हिस्ट्री, बाबर की साहित्यिक प्रतिभा और हुमायूं की प्रारंभिक कठिनाइयां और उसकी असफलता के कारण। तो चलिए शुरू करते हैं। बाबर एक उच्च कोटि का विद्वान था और वह अरबी, फारसी तथा तुर्की भाषा का अच्छा ज्ञाता था। तुर्की भाषा का वह प्रकांड विद्वान था, एक श्रेष्ठ कवि था और तुर्की भाषा में उसकी कविताओं का एक संग्रह है जिसे दीवान नाम से जाना जाता है। दीवान के नाम से बाबर की कविताओं का एक संग्रह है। उसकी काव्य कला का ये श्रेष्ठ उदाहरण है और गद्य लिखने में भी बाबर निपुण था और इस गद्य का सर्वश्रेष्ठ और सुंदर उदाहरण उसकी स्वयं की आत्मकथा तुजुक ए बाबरी या बाबरनामा है। उसने एक पद्य की एक शैली विकसित की जिसे मुबैयान शैली के नाम से जाना गया। ये पद्य की एक विशिष्ट शैली थी और एक लिपि का उसने विकास किया जो बाबर लिपि के नाम से जानी गई। बाबरनामा उसकी मुख्य रचना थी और एक महान ऐतिहासिक कृति के नाम से इसे इतिहास में जाना जाता है। इसका एक अन्य नाम तुजुक ए बाबरी था। तुजुक ए बाबरी जो साहित्यिक एवं ऐतिहासिक दोनों दृष्टि से विश्व की श्रेष्ठतम रचनाओं में गिनी जाती है। बाबर के जीवन काल तथा उसके शासन काल के को जानने का यह सबसे बड़ा स्रोत है। बाबर की इस आत्मकथा ने उसे अमर बना दिया है। बाबरनामा की भाषा शैली की बात करें तो बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा की रचना तुर्की भाषा में की है। कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में ये पूछ लिया जाता है कि बाबरनामा की भाषा क्या है। ऑप्शन उसमें फारसी, अरबी, तुर्की, उर्दू, तो ये चारों ऑप्शन वो देता है। तो ये मिलते जुलते से लगते हैं लेकिन हमें ध्यान रखना है कि ये तुर्की भाषा में थी। बाबरनामा की भाषा सरल और प्रभावशाली है। बाबरनामा की शैली स्पष्ट, प्रवाहमयी और स्वाभाविक है। डॉक्टर एएल श्रीवास्तव, आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव का कथन है कि बाबर की लेखन शैली बड़ी स्पष्ट और सुंदर है। बाबरनामा के ऐतिहासिक महत्व की बात करें तो ये एक ऐतिहासिक दृष्टि से बहुमूल्य ग्रंथ है। इसमें हमें बाबर के जीवन तथा शासन काल के विषय में पर्याप्त जानकारी मिलती है। इस ग्रंथ में हमें बाबर के जीवन और उसके युद्धों का, उसकी चारित्रिक विशेषताओं एवं कमियों का, भारत की भौगोलिक परिस्थितियों का, यहाँ के पशु पक्षियों, नदी नालों और ऋतुओं का पता चलता है। इससे तत्कालीन भारत की राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी मिलती है। बाबरनामा से भारत की जलवायु, फलों, फूलों, पहाड़ों, नदियों, वनस्पति, यहाँ के निवासियों, नगरों, गांवों और लोगों की वेशभूषा का भी ज्ञान प्राप्त होता है। बाबरनामा में भारत के बारे में जानकारी की बात करें तो भारत की सामाजिक दशा के बारे में इसमें लिखा गया है। बाबर ने इसमें लिखा है कि भारत एक बहुत ही सुंदर देश है। इस देश की पहाड़ियां और नदियां, इसके वन और मैदान, इसके पशु और पौधे, इसके निवासी और उनकी भाषाएं सब भिन्न प्रकार की हैं। बाबरनामा के अनुसार भारतवर्ष एक ऐसा देश है जिसमें बहुत कम आकर्षण है। यहाँ के लोग सुंदर नहीं हैं। यहाँ अच्छे घोड़े और कुत्ते नहीं हैं। यहाँ बर्फ, ठंडा पानी, अच्छी रोटी या पका हुआ भोजन बाजारों में नहीं मिलता है। किसान और निम्न श्रेणी के लोग नंगे फिरते रहते हैं। ये लोग इज्जत ढकने के लिए एक चिथड़ा बांध लेते हैं, कपड़े का टुकड़ा। बाबरनामा के अनुसार यहाँ के निवासियों के घरों में, बाग बगीचों में पानी बहता नहीं दिखाई देता है। मकानों की सजावट भी अच्छी नहीं है। इनमें ताजा हवा आने जाने के मार्ग भी नहीं है।
यहाँ की नदियाँ बरसात में बड़े वेग से बहती हैं। हिंदुस्तान में वर्षा बहुत अधिक होती है। कभी कभी एक ही दिन में 10, 15 या 20 बार तक वर्षा हो जाती है। वर्षा ऋतु में मौसम अत्यंत सुहावना होता है। वायु अत्यंत सुखद प्रतीत होती है। शीत और गर्मी में मौसम बड़ा सुखद होता है। आर्थिक स्थिति। बाबर लिखता है कि हिंदुस्तान की सबसे मजेदार बात यह है कि यह एक विस्तृत देश है। यहाँ सोने चांदी की विपुलता है। यहाँ प्रत्येक व्यवसाय और उद्योग के असंख्य कारीगर मिलते हैं। बाबरनामा के अनुसार भेरा से बिहार तक, भेरा सबसे पहला आक्रमण बाबर ने 1519 में बाजौर में किया था। बाजौर के दुर्ग पर अधिकार किया था और 1519 में ही सितंबर में उसने भेरा पर आक्रमण किया था। भेरा के दुर्ग को जीता था और यहाँ भेरा के दुर्ग में ही सबसे पहले बाबर ने बारूद का इस्तेमाल किया था और तुलगुमा पद्धति का प्रयोग किया था, जो उज्बेकों की एक युद्ध कला थी। बाबरनामा के अनुसार भेरा से बिहार तक जो प्रदेश बाबर के अधीन थे, उनकी जो आय थी साल भर में राजस्व की इकट्ठे होने वाली, वो 52 करोड़ थी, 52 करोड़। राजनीतिक स्थिति की बात करें तो बाबर ने लिखा है कि जिस समय उसने हिंदुस्तान को जीता, यहाँ 5 मुस्लिम राज्य और 2 काफिर राज्य थे। 5 मुस्लिम राज्यों में दिल्ली था एक, तो दूसरा गुजरात, तीसरा बहमनी राज्य, चौथा मालवा और 5वां बंगाल। ये मुस्लिम राज्य थे बाबर के आक्रमण के समय। दिल्ली में ये अफगान राज्य था और भेरा से बिहार तक फैला हुआ था। यहाँ पर इब्राहिम लोदी का शासन था, वो दिल्ली का सुल्तान था। गुजरात का सुल्तान मोहम्मद मुजफ्फर था, वह विद्वान शासक था और हदीस, ये मुस्लिम कानूनों की एक पुस्तक है, हदीस पढ़ने का शौक था उसे, मोहम्मद मुजफ्फर को, गुजरात के शासक को। बहमनी राज्य यह दक्षिण में था। यहाँ के सुल्तानों के हाथ में न कोई अधिकार था न कोई शक्ति, ऐसा बाबर लिखता है। मालवा का शासक महमूद खिलजी था और मेवाड़ के शासक राणा सांगा ने उसे हरा करके उसके कई प्रदेशों पर अधिकार कर लिया था। और बंगाल का जो शासक था वो नुसरत शाह था। हिंदू राज्यों की बात करें तो 2 हिंदू राज्य थे जिन्हें काफिर राज्य कहा है बाबर ने। विजयनगर दक्षिण का राज्य था और यहाँ पर तुलु वंश का राजा कृष्णदेव राय उस समय शासन कर रहा था। बाबर ने इसे सबसे शक्तिशाली राजा बताया है, विजयनगर। दूसरा हिंदू राज्य था मेवाड़, जिन दोनों को काफिर राज्य कहा है उसने, क्योंकि ये हिंदू राज्य थे। यहाँ का शासक राणा सांगा था। उसने अपनी तलवार तथा वीरता के द्वारा इन्हीं दिनों बहुत ऊंचा स्थान प्राप्त कर लिया था। तो दिल्ली में इब्राहिम लोदी था, मालवा में मोहम्मद मुजफ्फर था, मालवा में इसमें गुजरात में सुल्तान मोहम्मद मुजफ्फर था और बहमनी यहाँ पर सुल्तान अलग अलग थे और मालवा में महमूद खिलजी था और बंगाल में नुसरत शाह। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, मोहम्मद मुजफ्फर और महमूद खिलजी मालवा में। और बहमनी राज्य में अलाउद्दीन अहमद शाह था, बंगाल में नुसरत शाह था। ये मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि ये काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, अक्सर परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। बाबरनामा की त्रुटियों की बात करें तो कुछ त्रुटियां भी थी। सबसे पहले कि बाबर के संपूर्ण जीवन काल का विवरण इस बाबरनामा में नहीं मिलता है। बाबरनामा में बाबर के 47 वर्ष और 10 मास के जीवन काल में से लगभग 18 वर्ष का ही वृत्तांत मिलता है। बाबरनामा में अनेक राज्यों का उल्लेख नहीं है, जैसे खानदेश, उड़ीसा, सिंध, कश्मीर आदि राज्यों का उल्लेख बाबरनामा में नहीं है। एकांगी वर्णन, बाबर ने भारत के निवासियों, उनके स्वभाव व चरित्र का जो वर्णन किया है वह एक तरफा है, एकांगी है। भारतीयों के गुणों, समृद्धि, व्यापार, व्यवसाय, ललित कलाओं आदि का वर्णन बाबर भली भांति नहीं कर सका।
बाबर की शासन प्रणाली के बारे में जानकारी का अभाव। बाबरनामा में हमें बाबर की शासन प्रणाली के बारे में जानकारी नहीं मिलती है। और युद्धों के बारे में पक्षपातपूर्ण आंकड़े देना। पानीपत के प्रथम युद्ध के बारे में बाबर ने अपनी सेना की संख्या 8,000 दी है और इब्राहिम लोदी की सेना की संख्या 1,20,000 दी है। ये आंकड़े विश्वसनीय प्रतीत नहीं होते हैं। तो निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि कुछ कमियों के होते हुए भी बाबरनामा ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है और भारतीय ऐतिहासिक सामग्री का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यह सत्यता और स्पष्टवादिता के गुण के कारण बाबरनामा एक विश्वसनीय ऐतिहासिक ग्रंथ बन गया है। बाबर के जीवन चरित्र तथा शासन काल की घटनाओं के अलावा तत्कालीन भारत की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति के बारे में बाबरनामा से हमें बड़ी उपयोगी जानकारी मिलती है। अब हम बात करते हैं हुमायूं की प्रारंभिक कठिनाइयों की। राज्यारोहण के समय हुमायूं को कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, ये हम देखते हैं विस्तार से। दो तरह से कठिनाइयां थी, एक तो आंतरिक कठिनाइयां और एक बाह्य कठिनाइयां। आंतरिक कठिनाइयों में असंगठित और अव्यवस्थित राज्य। तो बाबर ने अपने पुत्र हुमायूं के लिए एक असंगठित और अव्यवस्थित राज्य छोड़ा था। यह साम्राज्य सैनिक शक्ति पर टिका हुआ था और इसे शांति काल में बनाए रखना अत्यंत कठिन था। अनेक दूरस्थ प्रांतों में तो मुगलों का नाम मात्र का नियंत्रण था। प्रोफेसर रशब्रुक विलियम्स ने लिखा है कि बाबर ने अपने पुत्र हुमायूं को उत्तराधिकार में ऐसा साम्राज्य छोड़ा जो युद्ध की परिस्थितियों में ही संगठित रखा जा सकता था। शांति के समय यह दुर्बल और आधारहीन था। दूसरी आंतरिक कठिनाई थी दोषपूर्ण शासन व्यवस्था। बाबर ने शासन प्रबंध की योग्यता का अभाव था बाबर में, और उसने प्रचलित शासन व्यवस्था में कोई सुधार नहीं किया। उसने अपने साम्राज्य को अमीरों सरदारों में बांट दिया था तथा उन्हीं को उन क्षेत्रों का शासन भी सौंप दिया था। इससे अमीरों सरदारों की शक्ति बढ़ गई और प्रांतों का प्रबंधन ढीला था और सैनिक जागीरों की व्यवस्था में बड़े बड़े सरदार शक्तिशाली हो गए। बाबर ने अपनी प्रजा की नैतिक तथा भौतिक उन्नति के लिए प्रभावशाली कदम नहीं उठाए। अतः भारतीय जनता मुगलों को विदेशी समझती थी। ऐसी स्थिति में हुमायूं को अपनी प्रजा का सहयोग नहीं मिल सका। रिक्त राजकोष। यद्यपि बाबर को दिल्ली और आगरा के खजाने से अतुल धन हाथ लगा था, परंतु उसने धन को अपने अमीरों सरदारों सैनिकों और कृपा पात्रों में बांट दिया था। उसने अपने राज्य की आय के साधनों में वृद्धि करने के लिए प्रभावशाली कदम नहीं उठाए। अतः बाबर की आर्थिक स्थिति शोचनीय हो गई थी, जिसके कारण बाबर को अपने उच्चाधिकारियों पर 30% कर लगाना पड़ा। अतः हुमायूं की गद्दी पर बैठते समय राजकोष खाली था, जिससे हुमायूं को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। और रशब्रुक विलियम्स ये इतिहासकार वापस कहते हैं कि हुमायूं की कठिनाइयों में उसके आर्थिक संकट का बहुत बड़ा हाथ था। चौथी आर्थिक कठिनाई थी दोषपूर्ण सैन्य संगठन। बाबर की सेना में मुगल, उज्बेक विदेशी जातियां थी, ईरानी, चगताई बाबर को चगताई तुर्क माना जाता है, क्योंकि ये पिता की ओर से तो तैमूर का 14वां वंशज था। ये अपने आप को पिता की ओर से वंशज मानता था तैमूर का, और माता की ओर से ये चंगेज खां का 5वां वंशज था। चगताई अफगान भारतीय आदि सैनिक बाबर की सेना में थे। इस सेना में कोई विशेष तालमेल नहीं था। यद्यपि इन सैनिकों के मन में बाबर के प्रति तो श्रद्धा थी, परंतु हुमायूं के प्रति कोई श्रद्धा नहीं थी। विभिन्न जातियों के सैनिक तथा सेनापति अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए षड्यंत्रों में लिप्त रहते थे। उनके आपसी द्वेष तथा षड्यंत्रों ने हुमायूं के लिए एक जटिल समस्या पैदा कर दी। हुमायूं के भाइयों द्वारा कठिनाइयां उत्पन्न करना।
अपने पिता बाबर के आदेशानुसार हुमायूं ने अपने भाइयों के साथ अच्छा व्यवहार किया। उसने कामरान को काबुल, कंधार, अस्करी को संभल और हिंदाल को अलवर तथा मेवात के प्रदेश दे दिए, परंतु हुमायूं के भाई अपने स्वार्थों की पूर्ति में लगे रहते थे। उन्होंने संकट के अवसर पर हुमायूं को सहायता नहीं दी थी। उनके मार्ग में कठिनाइयां उत्पन्न की। बाबर के संबंधियों का विरोध। मध्य एशिया के कई शासकों के वंशज बाबर की सेना में थे। बाबर ने ऐसे कई अमीरों सरदारों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे जिनमें मोहम्मद जमान मिर्जा, मोहम्मद सुल्तान मिर्जा, मेहंदी ख्वाजा आदि प्रमुख थे। मोहम्मद जमान मिर्जा तथा मोहम्मद सुल्तान मिर्जा बड़े महत्वाकांक्षी थे तथा दिल्ली का सिंहासन प्राप्त करना चाहते थे। बाबर के बहनोई मेहंदी ख्वाजा ने तो बाबर की मृत्यु पर हुमायूं को सिंहासन से वंचित करने का षड्यंत्र रचा था, जो सफल नहीं हो सका था। बाह्य कठिनाइयां, ये तो हुई आंतरिक कठिनाइयां। असंगठित और अव्यवस्थित राज्य, दोषपूर्ण शासन व्यवस्था, रिक्त राजकोष, दोषपूर्ण सैन्य संगठन, हुमायूं के भाइयों द्वारा कठिनाइयां उत्पन्न करना, बाबर के संबंधियों का विरोध। अब आती है बाह्य कठिनाइयां। अफगान हुमायूं के प्रबल प्रतिद्वंद्वी थे। अफगान सरदार मुगलों को भारत से खदेड़कर अफगानों की सत्ता पुनः स्थापित करना चाहते थे। इन अफगान सरदारों में महमूद लोदी, जो इब्राहिम लोदी का भाई था, शेर खां, जिसे बाद में जोसा के युद्ध के बाद शेर शाह सूरी के नाम से जाना गया, आलम खां लोदी, ये इब्राहिम लोदी का चाचा था। ये सब अफगान सरदार बाबर की सत्ता को हटाना चाहते थे। शेर खां हुमायूं का सबसे प्रबल प्रतिद्वंदी था। वह एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना करना चाहता था। बिब्बन और बायजीद, ये भी अफगान सरदार थे। बिब्बन और बायजीद दो अलग अलग व्यक्तियों, अफगान सरदारों के नाम है ये, जो अपना राज्य खो चुके थे, अपने अपने राज्यों को पुनः प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील थे। गुजरात का शासक बहादुर शाह एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। 1531 में उसने मालवा को जीतकर गुजरात में मिला लिया था। वह भी दिल्ली के सिंहासन पर अधिकार करने को लालायित था। उसने अपने राज्य में अनेक अफगान सरदारों को शरण दे रखी थी बहादुर शाह ने, जिसमें आलम खां लोदी, तातार खां आदि प्रमुख थे। हुमायूं का प्रबल विरोधी मोहम्मद जमान मिर्जा भी भागकर बहादुर शाह की शरण में चला गया था। डॉक्टर आर.पी. त्रिपाठी ने लिखा है कि वास्तव में दिल्ली की गद्दी के लिए बहादुर शाह हुमायूं का सबसे भीषण प्रतिद्वंदी था। बंगाल का शासक नुसरत शाह भी मुगलों का विरोधी था। वह भी अफगानों को सहयोग दे रहा था और उसने अपने राज्य में अनेक विद्रोही अफगानों को शरण दे रखी थी। इस नई परिस्थिति में वह अफगानों की सहायता से मुगल सत्ता को खतरा उत्पन्न कर सकता था। तो इस तरह से ये हुमायूं की प्रारंभिक कठिनाइयां, उसके शासन प्राप्त करने के बाद। अब उसकी असफलता के क्या कारण थे? एक तो उसने अपना साम्राज्य अपने भाइयों में बांट दिया। पहला शासक था वो जिसने इस तरह से साम्राज्य अपने भाइयों में बांटा, मुगल शासक। धन का अपव्यय किया उसने, तुरंत रंगरेलियां मनाने और भोग विलास में लग जाता था वो किसी भी छोटी मोटी जीत पर। भोग विलास में, रंगरेली में अपना समय बर्बाद करता था, इसलिए शत्रु को, जैसे शेरशाह सूरी वगैरह को, संभलने का और तैयारी करने का अवसर मिल जाता था। प्रजा की सद्भावना और सहयोग उसे प्राप्त नहीं मिल पाया जीवन भर। हुमायूं की बहादुर शाह के प्रति जो नीति थी, जो तरीका था, वो दोषपूर्ण था। जब बहादुर शाह ने चित्तौड़ के दुर्ग का घेरा डाले हुए था बहादुर शाह, उस समय बहादुर शाह पर आक्रमण न करके हुमायूं ने भारी भूल की थी। शेर शाह के प्रति हुमायूं की नीति भी दोषपूर्ण थी। यद्यपि 1532 ईस्वी में हुमायूं ने चुनार के दुर्ग को घेर लिया था, परंतु उसकी शक्ति को पूर्ण रूप से कुचले बिना ही उसने दुर्ग का घेरा उठा लिया था। ये उसकी भारी भूल थी। इसके बाद 1537 ईस्वी में चुनार को जीतने में 6 महीने का बहुमूल्य समय नष्ट कर दिया, क्योंकि चुनार के किले को जीतने से भी उससे कोई विशेष लाभ नहीं हुआ। इसी प्रकार उसने गौड़ के किले पर अधिकार कर लिया, परंतु वहां 8 माह तक भोग विलास में लगा रहा और इस अवधि में
शेरशाह ने अपनी स्थिति को मजबूत कर लिया और तेलियागढ़ी से लेकर कन्नौज तक के प्रदेश पर अधिकार कर लिया। चौसा और कन्नौज की लड़ाइयों में हुमायूं ने भारी भूलें की थी। हुमायूं चौसा पहुंचकर 3 माह तक निष्क्रिय पड़ा रहा। शेरशाह पर तुरंत आक्रमण नहीं किया उसने और इससे शेरशाह को सैनिक तैयारी का अवसर मिल गया। हुमायूं की विवेकहीन उदारता, वो अपने भाइयों को बार बार माफ कर देता, भाई उसके विरुद्ध बार बार विद्रोह करते थे लेकिन वो उन्हें क्षमा कर देता। इससे उनके हौसले बढ़ गए। हुमायूं चारित्रिक दोष ये था कि वो आलसी था, निष्क्रिय था, दृढ़ संकल्पता का अभाव था, किसी काम को खत्म करे बिना ही वो अगले काम को शुरू कर देता था। चरित्र का भी पारखी नहीं था, कुशल कूटनीति के गुणों का अभाव था उसमें, नेतृत्व और नियंत्रण का अभाव था उसमें। वो अपने अधिकारियों, सेनापतियों, सैनिकों पर अनुशासन और नियंत्रण नहीं रख सका। भाइयों और संबंधियों का विश्वासघात, इस कारण से भी वो हारा। और उसकी भाग्यहीनता, मतलब डॉक्टर आर.पी. त्रिपाठी कहते हैं कि हुमायूं की असफलता के लिए उसकी भाग्यहीनता उत्तरदायी था। तारदी बेग से सहायता प्राप्त करने में अस्करी की असफलता, बंगाल के शासक महमूद द्वारा शेरशाह को न रोक पाना, मई मास के मध्य में ऋतु के विपरीत मूसलाधार वर्षा से कन्नौज में हुमायूं के डेरे का जल से भर जाना, जबकि उस समय बारिश का मौसम नहीं था, आदि घटनाएं हुमायूं की असफलता के लिए उत्तर